दुनिया के सबसे शातिर और खतरनाक चोर जिनका नाम सुनकर लोग कांप जाते थे। ये ऐसे खतरनाक ठग थे जिन्होंने बैंकों से अरबों की चोरी और बेशकीमती हीरे जवाहरातों की लूट की थी और फिर जादूगरों की तरह गायब हो जाते थे। ऐसे ही कुछ शातिर चोरों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये घटना है 24 नवंबर साल 1971 की, जब एक व्यक्ति अमेरिका के पोर्टलैंड ओरेगन एयरपोर्ट से 2 टिकट खरीदता है सिएटल वाशिंगटन जाने के लिए। उसने अपना नाम डैन कूपर बताया और वह फ्लाइट में सवार हो गया। प्लेन की हवा में तैरते ही जेंटलमैन टाइप दिखने वाला शख्स, जिसकी उम्र 40 के आसपास होगी, उसने एक एयर होस्टेस को अपनी ओर आने का इशारा किया। एयर होस्टेस आगे बढ़ी और उस शख्स से बोली, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। इतने में कूपर ने अपने सूटकेस को हल्का सा खोलकर दिखाया और कहा, मेरे पास बॉम्ब है। आपको याद है ना, कूपर ने 2 टिकट खरीदी थी और फिर एयर होस्टेस को अपनी बगल वाली खाली पड़ी सीट पर बैठने को कहा। फिर कूपर ने बड़े ही स्मार्ट तरीके से सारे इंस्ट्रक्शन उसके बगल में बैठी एयर होस्टेस की मदद से प्लेन के पायलट और क्रू तक पहुंचाया। और इतना ही नहीं, सीट पर बैठे बैठे ही सिएटल एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक अपना मैसेज भी पहुंचा दिया। कूपर ने प्लेन में बैठे सारे यात्री और क्रू को जिंदा छोड़ने के लिए $2 लाख की फिरौती की मांग की। कूपर ने जो किया वह अमेरिकी एविएशन इतिहास का सबसे मुश्किल और आज तक सुलझाया ना जाने वाला प्लेन हाईजैकिंग कांड था। कई हजार फीट की ऊंचाई पर कूपर ने अपनी सीट से बिना उठे पूरे प्लेन को कब्जे में ले लिया था और एयर होस्टेस के द्वारा जो घोषणा कराई उसे किसी भी यात्रियों को ये नहीं पता चलने दिया कि असल में हाईजैकर कौन है। सिएटल एयरपोर्ट पर जब तक $2 लाख, 4 पैराशूट और 2 ट्रक प्लेन का ईंधन कूपर को मिल नहीं गया, तब तक यात्रियों को उतरने नहीं दिया। सारी मांगें पूरी होने के बाद कूपर ने प्लेन को फिर से उड़ाने के लिए कहा। सारे यात्रियों को फिरौती की रकम और बाकी सारा सामान मिलने के बाद उतार दिया गया था, इसलिए पूरा प्लेन खाली हो चुका था। कूपर ने कॉकपिट में सारे क्रू को लॉक होने के लिए कहा और प्लेन को कम ऊंचाई पर उड़ाने का आदेश दिया। जैसे ही प्लेन नेवादा के ऊपर उड़ान भर रहा था, तभी कॉकपिट में बंद पायलट को स्क्रीन पर पीछे का दरवाजा खुलने की वार्निंग दिखाई दी। कॉकपिट में बंद होने की वजह से क्रू मेंबर्स यात्रियों वाले कैबिन में घुस नहीं सकते थे और प्लेन को जैसे तैसे नेवाडा एयरपोर्ट पर ऐसे ही उतारना पड़ा। फिर प्लेन की चेकिंग की गई, लेकिन वहां पैसों से भरा बैग और 2 पैराशूट गायब थे। अगर पैसों की बात करें तो उस समय के $2 लाख आज के भारतीय रुपयों में लगभग 1.5 करोड़ के बराबर है। कूपर प्लेन से कूदकर भाग चुका था। पायलट के तुरंत जानकारी देने के बाद भी और नेवादा के चप्पे चप्पे को छानने के बाद भी कूपर का आज तक कोई पता नहीं चल सका और ये गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है। आखिर फिरौती की रकम लेकर कहाँ गायब हो गया कूपर, और क्या यही इसका असली नाम था? यह इतिहास की सबसे शातिर प्लेन हाईजैकिंग मानी जाती है और डीबी कूपर नाम से ये मिस्ट्री इंटरनेट और दुनिया भर में मशहूर है। सोचने वाली बात तो यह है कि क्या डैन कूपर टाइम ट्रैवलर था या किसी और दुनिया से आया था। इस घटना को आज 43 साल हो चुके हैं, लेकिन ये घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, ये स्मार्ट सा दिखने वाला इंसान वैलेरियो विसई है, जो एक वकील का बेटा था। जब यह 1986 में लंदन गया था तो वहाँ पे किसी को नहीं मालूम था कि इटली में इस इंसान के ऊपर 50 चोरियों के मुकदमे दर्ज हैं। जब ये लंदन पहुँच गया तब इसने अपने चोरी के काम को और आगे बढ़ाने के लिए अपने साथ कुछ और लोगों को शामिल किया। फिर वैलेरियो ने नाइट ब्रिज सिक्योरिटी डिपॉजिट में चोरी करने का प्लान तैयार किया। 12 जुलाई 1987 को वैलेरियो ने नाइट ब्रिज सिक्योरिटी डिपॉजिट में एक डिपॉजिट बॉक्स रेंट पे लेने के लिए एप्लीकेशन दिया और कहा कि डिपॉजिट बॉक्स की उसे ज़रूरत है। उसके बाद इन लोगों ने उसे डिपॉजिट बॉक्स देने के लिए मंजूरी दी। वहाँ के कर्मचारी वैलेरियो को डिपॉजिट बॉक्स के पास ले गए। वैसे ही वैलेरियो के साथियों ने बाकी कर्मचारियों को बंदी बना लिया। इसके बाद चोरों ने नाइट ब्रिज सेफ डिपॉजिट सेंटर के मुख्य दरवाजे पर क्लोज का बोर्ड लगा दिया, जिससे कोई अंदर ना आ सके। और फिर सारे चोरों ने मिलकर तकरीबन 120 से भी ज़्यादा बॉक्सेस को लूट लिया, जिसमें लगभग $98 मिलियन से भी ज़्यादा के गहने और पैसे थे। ये लोग जब चोरी करके वहां से भागे तब तक किसी स्टाफ को कुछ भी पता नहीं चला। चोरी होने के लगभग 1 घंटे के बाद नाइट ब्रिज सिक्योरिटी डिपॉजिट सेंटर के स्टाफ की शिफ्ट चेंज हुई। जब दूसरा स्टाफ आया तो वो लोग अपनी ड्यूटी करने लगे। कुछ देर बाद जब एक कस्टमर आया तो उन लोगों ने देखा कि सारे लॉकर टूटे पड़े हैं और उन लॉकर्स में कुछ भी नहीं। दोस्तों, इस डिपॉजिट सेफ में उस समय के काफ़ी अमीर लोग अपना पैसा और गहने रखते थे और चोरों ने उसी को साफ कर दिया। वैलेरियो को उस रात लगभग $100 मिलियन एक बार में ही मिल गए थे।
जांच के दौरान पुलिस को वलेरियो और उसके साथियों के फिंगरप्रिंट्स मिले, जिसकी वजह से उन लोगों को पकड़ा गया। वलेरियो को 22 साल की सजा सुनाई गई। अपनी आधी सजा काटने के कुछ दिन बाद वलेरियो और पुलिस के बीच झड़प हुई और वलेरियो मारा गया। 16 जुलाई साल 1976 फ्रांस का प्रसिद्ध सोसाइटी जनरल बैंक 2 दिन की छुट्टी के दौरान डकैती का शिकार हुआ। उस दिन चोरों ने फ्रांस के इतिहास की सबसे बड़ी रॉबरी की थी। इस चोरी के बारे में जब पता चला तब बैंक 2 दिन की छुट्टी के बाद खोला गया। जैसे ही बैंक को खोला गया, सारे कर्मचारी वहां का नज़ारा देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि 400 लॉकर टूटे हुए नजर आते हैं। जब लूटी हुई रकम का अनुमान लगाया जाता है तो लगभग 60 मिलियन फ्रैंक्स, जिसकी वैल्यू आज के समय लगभग 5 अरब रुपयों से भी ज़्यादा होगी। पुलिस वाले भी हैरान थे कि इतने मजबूत लॉकर वाले कमरे में कैसे चोरी हो सकती है। उस दिन चोरों ने वहां दीवार पर लिखा था, विदाउट वेपन्स नो हेट्रेड्स नो वायलेंस। पुलिस को काफ़ी छानबीन करने के बाद चोरी करने वाले गैंग मेंबर्स की एक्स गर्लफ्रेंड के टिप पर कार्रवाई की गई और उसको अरेस्ट किया। 3rd डिग्री टॉर्चर करने के बाद गैंग के सदस्य ने सब सच बोलना शुरू किया और फिर सारे गैंग मेंबर्स पकड़े गए। इनमें से एक अल्बर्ट स्पागियारी नाम का व्यक्ति था, जो इस चोरी का मास्टरमाइंड था, जिसने अपनी पहली चोरी सेना में रहते हुए की, महज गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए, जिसके बाद उसे कुछ सालों की सजा हुई। जेल से रिहा होने के बाद उसने खुद का एक फोटो स्टूडियो खोला और आम जिंदगी जीने लगा, पर उसके दिल में कुछ बड़ा करने का जुनून सवार हो गया था। अल्बर्ट स्पागियारी रईसों वाली जिंदगी जीना चाहता था। फिर उसने फ्रांस की सबसे फेमस सोसाइटी जनरल बैंक को लूटने का सोचा, जिसे लूटना नामुमकिन माना जाता था, क्योंकि इस बैंक की तिजोरी अंडरग्राउंड थी। अल्बर्ट स्पागियारी ने इस बात का अनुमान लगाया कि बैंक को लूटने के लिए उसे सीवर से एक सुरंग खोदनी होगी, जो सीधे बैंक की तिजोरी के नीचे खुले। 1976 के समय सीसीटीवी कैमरों का नामो निशान नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी उसे डर था कि बैंक में ध्वनि या भूकंप डिटेक्टर सेंसर ना लगा हो। ध्वनि सेंसर चेक करने के लिए उसने बैंक में एक लॉकर रेंट पर लिया और उसमें एक तेज अलार्म घड़ी रखी। उसका टाइम आधी रात का सेट किया। फिर दूसरे दिन बैंक में पता किया, लेकिन उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगी। यह जानने के बाद अल्बर्ट ने शातिर चोरों को हायर किया और बैंक के पास मौजूद सीवर से 8 मीटर लंबी अंडरग्राउंड सुरंग खोदी, जिसमें उसे 2 महीने का समय लगा और 2 दिन की फेस्टिवल छुट्टी के दौरान बैंक में रॉबरी को अंजाम दिया। अल्बर्ट स्पागियारी इतना ज़्यादा शातिर था कि जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो भरे कोर्ट में इसने जज को एक चिट्ठी दी, ये कहकर कि लूट का सारा पैसा यहाँ रखा है, और ध्यान भटकाकर वो कोर्ट रूम से नीचे खड़ी कार पर कूद गया। वहाँ पहले ही प्री प्लान तरीके से एक शख्स बाइक लिए खड़ा था और उसने बहुत ही तेजी से अल्बर्ट स्पागियारी को वहाँ से भगाने में सफल हो गया। अल्बर्ट स्पागियारी की इस शातिर रॉबरी ने कई ऑस्कर विनिंग हॉलीवुड मूवीज़ को आइडिया दिया था, और फिर कभी भी स्पागियारी पुलिस के हाथों जिंदा नहीं लगा और लूट की रकम कभी रिकवर नहीं हो पाई। 52 साल की उम्र में उसकी मौत हुई और किसी ने स्पागियारी की डेड बॉडी को उसकी मां के घर के बाहर फेंक दिया। एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर की डकैती को हाइट ऑफ द सेंचुरी यानी सदी की सबसे बड़ी चोरी के नाम से जाना जाता है, और इस चोरी का मास्टरमाइंड लियोनार्डो नोटार बार्टोलो था। लियोनार्डो इस चोरी से लगभग 2 से 3 साल पहले एंटवर्प डायमंड सेंटर में एक ऑफिस किराए पर लेता है और वहाँ के लोगों को बताता है कि वह एक डायमंड मर्चेंट है। लियोनार्डो ने वहाँ पर अपना रुतबा कायम किया, जिससे उसे पूरी बिल्डिंग में घूमने की आज़ादी मिली, और समय के साथ साथ लियोनार्डो ने पता लगाया कि बिल्डिंग में डायमंड को किस जगह रखा गया है और वो कितनी सिक्योरिटी लेयर के साथ रखा है। 15 फरवरी साल 2003 शनिवार को आधी रात के समय लियोनार्डो एंटवर्प डायमंड सेंटर में डायमंड्स की सबसे बड़ी डकैती को अंजाम देता है, जिसमें लियोनार्डो को लगभग $100 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 7 अरब से भी ज़्यादा के हीरो को चुरा लिया और जाते जाते सीसीटीवी फुटेज को भी चुरा ले गए, जिससे उसकी पहचान ना हो सके। लेकिन एक गलती की वजह से लियोनार्डो पकड़ा गया। उसने चोरी के दौरान एक सैंडविच खाया और बचा हुआ सैंडविच वहीं छोड़ दिया। बाद में पुलिस को बचे हुए सैंडविच से लियोनार्डो का डीएनए मिला और वो पकड़ा गया, जिसके बाद लियोनार्डो को 10 साल की सज़ा हुई। लेकिन लियोनार्डो ने कभी नहीं बताया कि उसने हीरो का क्या किया। पेरिस का वर्ल्ड फेमस ज्वेलरी शॉप, जिसमें दुनिया भर के नामी लोग इस ज्वेलरी शॉप से गहने खरीदना पसंद करते हैं। 4 दिसंबर साल 2008 की शाम 3 खूबसूरत हसीनाएं और एक
बिजनेसमैन की तरह दिखने वाला शख्स आते हैं। ये शाम का समय होता है जब शॉप बंद होने वाली होती है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि प्रोफेशनल शॉप्स के मालिक अपने कस्टमर का खास ख्याल रखते हैं। तभी शॉप का मैनेजर काफ़ी रईस दिखने वाले कस्टमर्स को अपनी पसंद की ज्वेलरी खरीदने का मौका देता है। तभी इन 3 खूबसूरत दिखने वाली महिलाओं में से एक अपने बैग से गन निकाल लेती है और दूसरी महिला अपने हाथ में हैंड ग्रेनेड ले लेती है। तब कहीं जाकर हैरी विंस्टन के मालिक और कर्मचारियों को इस बात का पता चलता है कि हैरी विंस्टन शॉप एक डकैती का शिकार हुआ है। हैरी विंस्टन शॉप पे उस दिन किसी आम चोरों ने नहीं बल्कि सर्बिया के एक सबसे खतरनाक गैंग पिंक पैंथर ने डाका डाला था। इस गैंग ने दुनिया भर में तकरीबन $12 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में लगभग 10 अरब से भी ज़्यादा की डकैती डाली थी। पिंक पैंथर गैंग ने उस दिन 15 मिनटों में हैरी विंस्टन शॉप से डायमंड, रूबी और पन्नों का वह बेशकीमती कलेक्शन लूटा था जिसकी कीमत $108 मिलियन बताई गई थी। ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहां इस गैंग को ढूंढा ना गया हो, लेकिन आज तक इस गैंग का किसी को पता नहीं चल सका और पिंक पैंथर गैंग कानून के लंबे हाथों को चकमा देने में कामयाब रहा और गायब हो गया। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।